नेक्स्ट बेटा हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोटोजोअल डिजीज। कौन सी डिजीज बेटा? प्रोटोजोअल डिजीज। अब प्रोटोजोअल डिजीज में हम लोग को दो पढ़ना है, एक पढ़ना हम लोग को मलेरिया, एक पढ़ना हम लोग को मलेरिया और एक पढ़ना हम लोग को एक पढ़ना हम लोग को अमीबियासिस। तो पहले हम आपको अमीबियासिस बता दे रहे हैं। प्रोटोजोअल डिजीज में पहला है आपका अमीबियासिस। अमीबियासिस इसी को बोलते हैं और अमीबिक डिसेंट्री, डिसेंट्री है ना, पेचिस पढ़ना, अमीबिक डिसेंट्री कहलाता है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट कौन होगा? कॉजेटिव एजेंट कौन होगा बेटा? तो इसका कॉजेटिव एजेंट होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, ठीक ना। दैट इज द कॉजेटिव एजेंट इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, एंट अमीबा जो हिस्टोलिटिका होता है, ये याद रखिएगा मेंबर ऑफ, इज द मेंबर ऑफ, ये मेंबर होता है सार्कोडीना का, सार्कोडीना का। और इसमें जो पाए जाते हैं तो अडल्ट स्टेज इज कॉल्ड ट्रोफोजोइट। क्या बोलते हैं उसको? ट्रोफोजोइट। और ट्रोफोजोइट से फिर दो तीन क्वेश्चन पूछे। ट्रोफोजोइट के पास जो होता है, इसके पास जो होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती, नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसके पास कोई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, देखो जितने पैथोजेनिक फॉर्म होते बेटा ना प्रोटोजोआ में, उनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती क्या? तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मुख्य काम होता है ये वाटर ऑस्मो रेगुलेशन करने में हेल्प करती है, तो इनके में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ट्रोफोजोइट जो होता है इसके पास हैविंग ओनली वन सूडोपोडिया, इसके पास केवल एक ही सूडोपोडिया होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कॉल्ड मोनोपोडियल। इसको मोनोपोडियल कहा जाता है, एक सूडोपोडिया। जैसे आपने पढ़ा होगा ना 9th 10th में अमीबा के बारे में, तो अमीबा जो मूवमेंट करता है वो सूडोपोडिया बना करता है, तो वो कई सूडोपोडिया बना सकता है। लेकिन इनके पास पूरे लाइफ में ट्रोफोजोइट फॉर्म में केवल एक ही सूडोपोडिया होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। हेंस दे आर मोनोपोडियल। कैसे होते हैं? मोनोपोडियल। तो एक ही सूडोपोडिया होगा इनके पास। तो ट्रोफोजोइट से बेचा आपसे ये दो तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ये फैलता है? तो ये फैलेगा मेनली बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो अगर किसी फूड या वाटर में इसके ट्रोफोजोइट फॉर्म के या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के अगर माइनूटा फॉर्म्स हैं, कैसे फॉर्म बेटा बोलो? माइनूटा फॉर्म है। तो ये माइनूटा फॉर्म जो होते हैं वो आपकी बॉडी में अगर एंट्री करते हैं फूड एंड वाटर के द्वारा, तो आप में ये डिजीज कॉज कर सकता है। क्या कर सकता है? डिजीज कॉज कर सकता है। तो बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। और यहाँ पर हम बात करें तो हाउस फ्लाई वर्क एज मैकेनिकल कैरियर। तो यहाँ पे हाउस फ्लाई एज अ मैकेनिकल कैरियर। मैकेनिकल कैरियर का मतलब क्या होता है? ऐसे कैरियर या वेक्टर जिनकी बॉडी के अंदर पैथोजन ना प्रेजेंट हो, उसमें उसकी लाइफ में कोई भी उसका रोल ना हो, लेकिन उनकी बॉडी पे कहीं ना कहीं वो चिपके हुए हो। ठीक है, जैसे हाउस फ्लाई है। मान लीजिए किसी पर्सन को, अगर किसी पर्सन को मान लीजिए अमीबियासिस है, ये पर्सन जो अपना फीकल सब्सटेंस पास करेगा, इस फीकल सब्सटेंस में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के आपके क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड सिस्ट स्टेज इसमें पाए जाएंगे, जो उसके इन्फेक्टिव स्टेज होता है। बात समझ बेटा? और जब कोई एक हाउस फ्लाई इस पर आकर के बैठेगी तो वो उसके पैरों में चिपक जाएंगे, पक्का। और जब उसके पैरों में चिपक जाएंगे, और यही हाउस फ्लाई जब आपके फूड पे आके बैठेगी, आपका खाना है मान लीजिए, तो इस खाने पे अगर ये हाउस फ्लाई आकर के बैठती है, तो ये जो क्वाड्रीन्यूक्लियोटाइड सिस्ट स्टेजेस हैं या फिर जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के पैथोजेनिक फॉर्म्स हैं, वो यहाँ से मक्खी के द्वारा आपके खाने तक पहुँचा दिए जाएंगे। और जब कोई दूसरा पर्सन इसे फूड को इंटेक करेगा तो उसमें वो डिजीज कॉज करेगा। बात समझ में आना? तो यहाँ पर हाउस फ्लाई की बॉडी के अंदर इनकी लाइफ साइकिल कोई पार्ट नहीं चला, लेकिन हाउस फ्लाई एक माध्यम बन रही है इसके स्प्रेड कराने में।
बात सुनो बेटा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल कैरियर। तो ये ट्रू कैरियर नहीं है। कैसे कैरियर है बेटा? ये मैकेनिकल कैरियर है। तो हाउस फ्लाई वर्क एज अ मैकेनिकल कैरियर। समझ आ बेटा क्यों मैकेनिकल कैरियर बोल रहा हूँ? क्योंकि एंट अमीबा के लाइफ साइकिल का कोई भी पार्ट हाउस फ्लाई के अंदर प्रोसीड नहीं हो रहा है, जबकि मलेरिया वाले केस में या फाइलेरिया वाले केस में, उन दोनों में ही, या फिर डेंगू में, या फिर जो भी चिकनगुनिया है, इनमें जो मच्छर के काटने से होता है, मच्छरनी काटने से स्प्रेड होता है, उसके स्प्रेड होने में उस वायरस या उस प्रोटोजुआ की लाइफ से कुछ ना कुछ पार्ट उनकी बॉडी के अंदर चल रहा होता है, इसलिए दे आर द ट्रू कैरियर या ट्रू वेक्टर्स। जबकि यहाँ पर ये केवल मैकेनिकल कैरियर का वर्ड आएगा हाउस फ्लाई के लिए। बस समझ गया? अच्छा, इसका इनक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होगा ये होगा 1 to 2 days। मतलब अगर आज आपने कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर खाया है, आपने रास्ते में बिक रहा कोई फल खाया है जो खुला बिक रहा था, जैसे कि तरबूज लोग काट के बेचते हैं, गांव में हमने देखा है। तो अगर तरबूज को काट के बेच रहे हैं और वो प्रॉपरली ढका हुआ नहीं और उसमें मक्खियाँ आके बैठ रही है, तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई पर्सन उसे खाता है तो 1 से 2 दिन के बाद उसके पेट में मरोड़ के साथ बहुत तेज दर्द होगा, और उसके बाद क्या होगा? उसको फीकल सब्सटेंस पास होना स्टार्ट होगा बार बार। तो क्या हो जाएगा बेटा उसको? तो उसको हो जाएगा आपका अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री होनी स्टार्ट हो जाएगी। या फिर वैसे अगर आप गोलगप्पे खाने के शौकीन है और आपका जो गोलगप्पे वाला बहुत हाइजीन मेंटेन नहीं रखता, पूरे दिन सड़क पे अपने वो रखे हुए हैं ठेले खोमचे को, और उससे मक्खियाँ आके बैठ रही हैं उसके क्या बोलते हैं उसको, जिसे भरा जाता है गोलगप्पे के अंदर, तो अगर उस पर आकर के बैठ रही हैं, छोले में बैठ रही हैं बार बार आकर के, तो वो कॉन्टामिनेटेड हो चुका है। और अगर आप उसे बाइट खाते हैं, स्वेलो करते हैं, तो ऐसे में आपको 1 से 2 दिन के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड के बाद आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो अमीबियासिस का जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, ये एक्ट कहाँ पे करता है, या समझिएगा। तो इसका साइट ऑफ एक्शन जो होता है, ये म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ द कोलन होता है। तो इसका साइट ऑफ एक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो इसका साइट ऑफ एक्शन है, देखो इसका है साइट ऑफ एक्शन। तो एंट अमीबा एक्ट ऑन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ लार्ज की स्मॉल, तो लार्ज इंटेस्टाइन किस हिस्से में? कोलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पे अटैक करता है। और किस जगह पे अटैक करता है? म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा पे, है ना। तो ये म्यूकोसा रीजन में क्या करता है? कॉजेज या विद द हेल्प ऑफ histolytic enzyme it erode mucosa and form अल्सर। क्या करेगा? अल्सर बनाएगा। और ये इनगल्फ करता है, किसको इनगल्फ करता है? तो आरबीसी को, उसमें जो टिश्यूज होंगे वो, तो इनगल्फ डैमेज टिश्यू, आरबीसी एक्सेट्रा इन इट्स फूड वैक्यूल। तो इसकी जो फूड वैक्यूल होगी, जिसमें खाने को पचा रहा होगा, उसमें उस डैमेज सब म्यूकोसा की, देखो सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल पाइएगा ना बेटा, तो वहां से आरबीसी आपको मिल जाएगा। तो ये इनगल्फ करता है डैमेज टिश्यूज को, और आरबीसी इसको मिलने खाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन खूब सारा बना है हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, एक्सेट्रा इन इट्स फूड वैक्यूल। और देखो जब अल्सर बन जाएगा इस पर्सन के लार्ज इंटेस्टाइन में, अल्सर यहाँ बन चुका होगा, तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होगा, वो क्या चाहेगा कि इसको बॉडी से रिमूव किया जाए, ठीक ना। तो उसमें क्रैम्प होना स्टार्ट होगा, बहुत ऐसे क्रैम्प होगा। तो ऐसे पर्सन को बार बार पेट में मरोड़ उठेगी। अब मरोड़ के साथ जो होगा उसका फीकल सब्सटेंस पास हो जाएगा। तो शुरू में तो जब उसने कुछ खा पी रखा होगा तो कुछ फीकल सब्सटेंस कुछ निकल भी रहा होगा, लेकिन समय के साथ दिन भर में अभी वो फीकल सब्सटेंस पास करके आया, 10 मिनट बाद फिर पेट में मरोड़ उठेगी, फिर उसको लैट्रिन जाने की डिज़ायर पड़ेगी। तो जब वो दोबारा, तिबारा, चौबारा, 5 बार, 6 बार जाएगा, तो क्या उसके एलिमेंट्री कैनाल में कुछ भी खाना बचा? नहीं बचा। तो ऐसी कंडीशन में अब निकलेगा क्या? तो यहाँ निकलेगा, इससे जो अल्सर बना उस अल्सर से ब्लड रिस रहा होगा,
क्या रिसा होगा, ब्लड, और क्या निकल रहा होगा, म्यूकस। तो अब फीकल सब्सटेंस में ब्लड के साथ क्या आएगा, म्यूकस आएगा, ब्लड क्लॉट के साथ क्या आएगा, म्यूकस आएगा। पेट में मरोड़ फीकल सब्सटेंस पास करेगा, मरोड़ के साथ, स्टूल के साथ ब्लड और म्यूकस बाहर आएगा, उसको मरोड़ में आराम मिल जाएगा। 10, 15, 20 मिनट बाद फिर दोबारा फिर यही सिम्टम आएगा, फिर जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। और कुछ समय जब खाना पूरा खत्म हो चुका होगा तब उसको बार बार जाएगा, लैट्रिन में बैठेगा, पेट में मरोड़ होगा, थोड़ा बहुत ब्लड और म्यूकस निकलेगा और कुछ नहीं, कुछ है तो निकलेगा कहाँ से, तो उसको कॉन्स्टिपेशन भी होगा। क्या होगा उसको, कॉन्स्टिपेशन भी। तो इसका साइट ऑफ एक्शन समझ में आ गया। तो साइट ऑफ एक्शन होगा इसका लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन रीजन में। अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स क्या आने चाहिए, खुद सोचो। What are the sign and symptom? तो सबसे पहले आएगा एब्डोमिनल क्रैम्प, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल पेन। तो एक मेन सिम्टम जो आएगा इसका, साइन एंड सिम्टम जो आएगा उसको बोलेंगे हम लोग पहला एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प बोलते हैं, क्रैम्प। पेट में मरोड़ को बोला जाता है क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्प आएगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट desire of defecation with abdominal pain या abdominal cramp। तो abdominal cramp के साथ उसको बार बार defecation की डिजायर हो रही होगी, पहला सिम्टम ये आएगा। दूसरा सिम्टम जो आएगा वो स्टूल with mucus and blood clot। सहमत है आप लोग इससे? समझ आएगा ना क्यों ब्लड क्लॉट आ रहा है, क्योंकि वहां पे सब म्यूकोसा की वॉल जब इरोड होगी, उसकी ब्लड वेसल भी इरोड होगी, तो उस ब्लड वेसल से क्या निकल रहा होगा, ब्लड रिस रहा होगा। तो यहाँ पे स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट आएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या आएगा, तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, अब उसके एलिमेंट्री कुछ बचा ही नहीं, तो क्या निकलेगा, उसमें हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। क्या आएगा, कॉन्स्टिपेशन आएगा। और क्या बेटा बोलो, वीकनेस। क्या बेटा बोलो, वीकनेस, फटीगनेस, वीकनेस, टायर्डनेस, ये सब सिम्टम आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कहलाएगा आपका साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबियासिस बोलेंगे। इसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है जिसको एनसीईआरटी नहीं दिया, हम बता दे रहे हैं आपको। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चारकोट लीडेन टेस्ट या लीडेन crystals in stool of infected person। अगर कोई पर्सन को इन्फेक्शन है एंटीबा हिस्टोलिटिका का, तो उसके स्टूल को अगर एग्जामिन किया जाए माइक्रोस्कोप से, तो उसमें चारकोट प्रोटीन के क्रिस्टल्स होते हैं, चारकोट लीडेन क्रिस्टल्स भी आपको दिखाई देंगे। बात समझा? एनसीईआरटी में बेटा इतना ही दिया हम, लेकिन इसकी लाइफ साइकिल आपको अलग से बता दे रहे, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो इसकी लाइफ साइकिल आपको अच्छे से समझा दे रहे। उस लाइफ साइकिल को पढ़ने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपको ये पता चलेगा इसकी कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव है और हमारी बॉडी में इसका एक्शन कैसे होता है, ठीक ना। चलिए इसका देखते हैं, इसका लाइफ साइकिल किसका, एंटीबा हिस्टोलिटिका का। देखो ये लाइफ साइकिल ऑफ एंटीबा हिस्टोलिटिका एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन अगर हम लोग इसको जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सब कुछ समझ में आएगा हम लोग को। देखो क्या दिया है इसमें, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से इसके अडल्ट फॉर्म से, ठीक है। तो अडल्ट फॉर्म इज कॉल्ड ट्रोफोजॉइट। अडल्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रोफोजॉइट, जो उस पर्सन के अल्सरेटेड पार्ट में है, कोलन के, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन के हिस्से में जो अल्सर बना करके अगर आप देखेंगे उस जगह पर, माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन करेंगे उस जगह का, तो वहाँ पे आपको ये ट्रोफोजॉइट फॉर्म दिखाई देगा। और ट्रोफोजॉइट फॉर्म में एक सूडोपोडिया होता है, इसलिए इसको लोग बोलते हैं मोनोपोडियल। इसके अलावा एक न्यूक्लियस और उसके अलावा इसमें फूड वैक्यूल्स होंगी जो उस एलिमेंट्री कैनाल या कोलन के म्यूकोसा, सब म्यूकोसा को ये खा रहा होगा, तो उसके पार्ट्स यहाँ पे होंगे। सब म्यूकोसा के खा रहा होगा तो उसमें आरबीसी पाया जाएगा। इसके अलावा म्यूकोसा की सेल्स पाई जाएंगे, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, आरबीसी एंड म्यूकोसल सेल्स आपको इसके फूड वैक्यूल में पाए जाएंगे। जब ये खा पी कर अपने साइज खूब बड़ी कर लेता है ट्रोफोजॉइट, तब ये बाइनरी फिशन करता है, और जब बाइनरी फिशन करता है तो इससे एक ट्रोफोजॉइट से 2 अलग से अमीबा बनते हैं, मतलब एंटोमीबा बनते हैं। और ये दोनों एंटोमीबा या तो बड़े साइज के होंगे तो नाम होगा मैग्ना फॉर्म या पैथोजेनिक फॉर्म।
ध्यान सुनेगा, इसी ट्रोफोजोइट के बाइनरी फिशन से बनता मैग्ना फॉर्म या पैथोजेनिक फॉर्म। पैथोजेनिक फॉर्म क्यों बोल रहा है? मैग्ना क्यों? मैग्ना मतलब होता है लार्ज, और पैथोजेनिक क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये फिर से उसी कोलन की वॉल में फिर से इन्फेक्शन करेगा और दूसरा अल्सर बनाएगा या उसकी वॉल को और इरोड करता चला जाएगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे री इन्फेक्शन, और ये उसी वॉल को इरोड करता रहेगा। मतलब जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन हो उसके इन्फेक्शन को ये बरकरार रखेगा। कुछ समय में कभी कभी ये ट्रोफोजोइट मैग्ना फॉर्म बनाएगा, और कुछ समय बाद ये यही ट्रोफोजोइट डिवाइड करके, मतलब कि जो दूसरा ट्रोफोजोइट डेवलप होगा वो डिवाइड करके बनाएगा छोटे फॉर्म। उन छोटे फॉर्म को बोलते हैं माइन्यूटा फॉर्म या बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक फॉर्म। जो माइन्यूटा फॉर्म होगा वो अब कोलन की वॉल के अंदर न रह के, देखिए कोलन है मान लीजिए, तो जो अल्सर होगा, अल्सर यहाँ तो ट्रोफोजोइट और मैग्ना फॉर्म मिलेगा, लेकिन जो माइन्यूटा फॉर्म होगा वो आ जाएगा ल्यूमेन में। तो ये माइन्यूटा फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको? इन द ल्यूमेन। और जो फीकल सब्सटेंस जब ये पर्सन पास करेगा तो इस फीकल सब्सटेंस साथ बॉडी से बाहर आएगा। उस दौरान जब ये ल्यूमेन में था तब ये क्या कर रहा होगा, ये भी समझिएगा। ल्यूमेन में जब ये था तो ये पहली बात करें, माइन्यूटा फॉर्म कहाँ पे होगा? ध्यान रखिएगा, इन ल्यूमेन होगा। कहाँ होगा? इन ल्यूमेन होगा ऑफ द कोलन। जैसे ये ल्यूमेन में आएगा, इसके ऊपर एक मोटी सी लेयर बन जाएगी सिस्ट वॉल की, तो नाम होगा इनसिस्टमेंट, सिस्ट वॉल का बनना। तो जब इसका इंसिस्टमेंट हो जाएगा और इसके अंदर एक न्यूक्लियस अभी है तो इसको बोलेंगे यूनी न्यूक्लिएटेड सिस्ट, एक न्यूक्लियस वाला सिस्ट। उसके जस्ट बाद क्या करेगा? इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बना लेगा, लेकिन सिस्ट वॉल अभी भी जैसे वैसे, तो नाम होगा बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या करेगा? इसके ऊपर दो न्यूक्लियस से फिर कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे, है ना। और ये अपने अंदर स्टोर पहले से रखा रहेगा ग्लाइकोजन पार्टिकल्स को, ताकि अपना डिवीजन में वो एनर्जी को इस्तेमाल कर सके। तो कितने न्यूक्लियस हो गए? 4 न्यूक्लियाई हो गए, तो नाम होगा क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट स्टेज। और जब वो पर्सन अपना फीकल सब्सटेंस पास किया ना बेटा, तो उसके फीकल सब्सटेंस में किस स्टेज में पाया जाएगा आपका एंडोवास्कुलरिटी का? तो अपने क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट स्टेज में। वो उसी फीकल सब्सटेंस वैसे ही पड़ा रहेगा, पक्का। अब वो फीकल सब्सटेंस या तो वाटर में मिल जाए, या तो किसी मक्खी के पैर से चिपक कर किसी फूड पे चला जाए, दोनों तरीके से। तो किसी भी तरीके से जाएगा तो यही वो स्टेज होती है जो हमारे में इन्फेक्शन कॉज करती है। इसीलिए हमारे बॉडी में इन्फेक्टिव स्टेज एंड अमीबा की कौन सी होगी? इट इज द क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट स्टेज। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा हमारी बॉडी में पैथोजेनिक स्टेज कौन है, तो क्वाड्रा न्यूक्लिएटेड कौन हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका ट्रोफोजोइट होगा, या फिर उसका मैग्ना पैथोजेनिक फॉर्म कहलाएगा। लेकिन हमारे में नया इन्फेक्शन कौन कराता है? तो ये कराता है क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट स्टेज। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटाइबास्टोटिका इज द क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट स्टेज। क्लियर। अब उस पर्सन ने उस कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर के साथ उसे स्वेलो कर लिया, खा लिया। जब खा लिया तो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन तक इसको सिस्ट वॉल बचाते चले जाएगा। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, ये अपनी साइज और इंक्रीज करेगा और सिस्ट वॉल को रप्चर करके बाहर आ जाएगा। इस फिनोमिनन को बोलेंगे एक्सिस्टमेंट, सिस्ट से बाहर आना, सिस्ट से एक्सिस्टमेंट, सिस्ट से बाहर आना। और जैसे ही जब बाहर आएगा तो बाहर आने के बाद ये आ गया कोलन के ल्यूमेन में, और कोलन के ल्यूमेन में अब ये फिर से डिवीजन करना स्टार्ट करेगा। इसको हम लोग बोलेंगे मेटासिस्टिक अमीबा। क्या बोलेंगे? मेटासिस्टिक अमीबा। और जब ये डिवीजन करेगा तो डिवीजन इसके पहले न्यूक्लियाई में होगा, तो 4 न्यूक्लियस तो पहले से थे, अभी हो जाएगा 8 न्यूक्लियाई का। और 8 न्यूक्लियाई के चारों ओर साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा और सेल मेम्ब्रेन नई बन जाएगी, तो वो सब के सब क्या बन जाएंगे? नए नए अमीबुली बन जाएंगे। इसका मतलब एक क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट स्टेज से कितने अमीबुली बाहर आने वाले हैं? कुल 8। और जैसे ये बाहर आएंगे कोलन की वॉल से चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद उसमें इरोजन कॉज करेंगे। तो क्या बना लेंगे बेटा? बोलो, अल्सर बना लेंगे। और फिर वही अपने लाइफ साइकिल फिर दोहरानी स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आ गया? तो जो कोलन के म्यूकोसल रीजन में जो पाया जा रहा है वो कौन है? ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट लगातार उसकी वॉल को खा रहा होगा। ट्रोफोजोइट के डिवीजन क्या बनेगा? मैग्ना फॉर्म और माइन्यूटा फॉर्म। मैग्ना फॉर्म फिर से वही खा पी रहा होगा, जबकि माइन्यूटा फॉर्म ल्यूमेन में आ जाएगा। ल्यूमेन में आने के बाद उसके ऊपर एक सिस्ट की मोटी लेयर बन जाएगी, ताकि वो बाहर के इन्वायरमेंट से अपने आप को बचा सके। इसको इंसिस्टमेंट बोलेंगे। एक न्यूक्लियस से यूनी है, 1 से 2 बनेगा, बाई हो जाएगा, और बाई से 4 बनेगा, होगा क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट। तो 4 न्यूक्लियस की जो स्टेज होगी ये हमारे लिए इन्फेक्टिव स्टेज है, इसी से हमको इन्फेक्शन होगा।
समझा क्या बेटा। अब ये क्या करेगा, जब कॉटिलिकोइड स्टेज आ जाएगी तो ये इंजेस्टेड बाय अदर ह्यूमन, जब दूसरा पर्सन इसे खा लेगा तो ये सिस्टिक वॉल को, ल्यूमेन में आने के बाद सिस्टिक वॉल को रप्चर करके बाहर आ जाएगा। और जब बाहर आएगा तो इसको बोलेंगे एक्सिस्टमेंट। तो पहले इनसिस्टमेंट हुआ था, अब एक्सिस्टमेंट होगा। इनसिस्टमेंट किस में हुआ था, जिस पर्सन के बॉडी में पहले से था उसमें इनसिस्टमेंट हुआ था, और जब दूसरे के बॉडी में आएगा तो उसमें होगा एक्सिस्टमेंट, सिस्ट वॉल से बाहर आ जाएगा। फिर ये 4 न्यूक्लियस कितने बनाएगा, 8 बनाएगा, इसको मेटासिस्टिक स्टेज बोलेंगे। और 8 न्यूक्लियाई के चारों ओर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर और सेल मेम्ब्रेन फिर से नई बन जाएगी और वो सब अलग हो जाएंगे, नाम होगा अमीबोली। और ये उस पर्सन के कोलन में अल्सर फिर से कॉज करना स्टार्ट कर देगा। बेटा समझ में आ गया ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। याद रखिएगा हाउस फ्लाई इसमें मैकेनिकल कैरियर होती है, और इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है उसका नाम होता है क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड सिस्ट स्टेज, ठीक है। और इसमें जो माइन्यूटा फॉर्म होता है ये हमारे में नॉन पैथोजेनिक फॉर्म होता है, जबकि मैग्ना फॉर्म कैसा होता है, पैथोजेनिक। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन 2015 में पूछा था कि फूड वैक्यूल ऑफ द ट्रोफोजोइड फॉर्म ऑफ द एंट कंटेन, तो इट कंटेन द इंजेस्टेड आरबीसी along with the डैमेज सेल्स ऑफ द म्यूकोसा। समझ आ गया। तो बेटा अब अगली क्लास में आपको बताएंगे प्रोटोजोअल डिजीज में सेकेंड डिजीज हमारे पास है मलेरिया। क्या पढ़ाएंगे आपको, मलेरिया। देखेंगे हम लोग मलेरिया क्या होता है, मलेरिया किससे कॉज होता है और कैसे वर्क करता है। थैंक यू।